स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए है हमारी बॉडी का विरासती मादा है, यानी कि हमारे जो जिस्म में विरासती मादा है उसे डीएनए कहा जाता है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल ही होती है, न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से हमें उसकी शक्ल नजर आती है। अब ये जो इस किस्म की इसकी शक्ल है, ये किसने बताई थी हमें? सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन और क्रिक। उन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया था और इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो किस तरह से बना होता है। अब हम अगर इसकी बनावट देख लें तो उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये आपको दो पिंक स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं। एक ये स्ट्रैंड जा रहा है और दूसरा ये दूसरा स्ट्रैंड जा रहा है। अब ये जो स्ट्रैंड है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि दो पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं वो हेलिक्स की शक्ल में मौजूद हैं। ये जो शक्ल होती है इसे हेलिक्स कहते हैं। और पोली न्यूक्लियोटाइड इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये पोली न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? उसके अंदर शुगर मौजूद होती है, फॉस्फेट मौजूद होती है, सेकंड और थर्ड जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। अब ये जो शुगर और फॉस्फेट है इनमें से ये बाहर पिंक वाली स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, इसलिए ये आउटसाइड होती हैं। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अंदर की तरफ मौजूद होती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये ब्लू सा, ये क्या है? ये इसकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं और ये चार किस्म की होती हैं। एक को कहते हैं एडेनिन, जिसको कैपिटल ए से जाहिर किया गया है। टी जो है वो थायमीन को शो कर रहा है, जी जो है वो ग्वानिन को, और सी जो है वो साइटोसिन को। और ये किस तरह से मौजूद होते हैं? अगर यहाँ पे इस साइड पे ए मौजूद होगा तो दूसरी साइड पे टी मौजूद होगा। यानी कि ए जो है वो हमेशा टी के साथ अपना पेयर बनाएगा और जी जो है वो हमेशा सी के साथ अपना पेयर बनाएगा। और पेयर कैसे बनाएगा? ये जुड़ेंगे कैसे? यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो बेसिस हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं। अब अगर हम इनको करीब से देखें कि अंदर हमें किस तरह से ये नजर आएंगे तो ये वाली डायग्राम हम अपने सामने रख लेते हैं। इस डायग्राम में ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये शुगर है और इसके साथ ये क्या है? ये फॉस्फेट है। और ये कहाँ है? ये आउटसाइड है, यानी कि बाहर की तरफ है, दोनों तरफ। ये एक हेलिक्स के पोलीन्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरी पोलीन्यूक्लियोटाइड है। अब इन दोनों की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो यहाँ पे अंदर की तरफ मौजूद हैं। अब ए और टी की तरफ अगर आप देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इसमें सिर्फ ये दो लाइन्स हैं, यानी कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। और जो जी और सी हैं उसके अंदर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये जो जी और सी वाली नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके अंदर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये क्या है? ये इसका डायमीटर दिखाया गया है। डायमीटर क्या होता है? जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का एरिया होता है जिसमें ये दोनों पोलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स आते हैं डीएनए के और हेलिक्स बनाते हैं, इस पूरे को डायमीटर कहते हैं। और ये हाफ 1 नैनोमीटर है। और जब इसमें ये वाला पार्ट भी डालेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 नैनोमीटर, यानी कि इसका डायमीटर जो कितना होता है? 2 नैनोमीटर होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है और इससे अगले वाला जो सेट है नाइट्रोजनस बेस का, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? वो है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये डिस्टेंस जो है उसे कहा गया है 3.4 नैनोमीटर। ये कौन सा डिस्टेंस है? ये पूरा एक स्पाइरल टर्न का जो है वो डिस्टेंस बताया, यानी कि यहाँ से ये टर्न शुरू हो रहा है और ये स्पाइरल टर्न जो है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है। और ये जो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे टर्न, यहाँ से लेके इधर तक का डिस्टेंस जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है अगर आप इसमें देखें तो इसमें ग्रूव्स बने होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ग्रूव्स मौजूद हैं और इनमें एक को कहा जाता है कि ये माइनर ग्रूव है और दूसरे को कहा जाता है कि ये मेजर ग्रूव है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव जो है वो क्यों कहा जाता है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे
हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। सबसे पहले जो हम डायग्राम लेकर आते हैं उसमें हम माइनर ग्रूव का देख लेते हैं। माइनर ग्रूव के अंदर अगर हम बॉन्डिंग देखें तो वो इस तरह की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनर ग्रूव के अंदर कौन सी बेसिस हैं। उनके अंदर जो बेसिस हैं वो है ए यानी कि एडेनिन, और टी जो है वो थायमीन। यानी कि इसके अंदर जो बेसिस होती हैं वो एडेनिन और थायमीन होती हैं। और माइनर यानी कि छोटा इसे इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिस एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती हैं। करीब इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर दो बॉन्ड होते हैं, तो ये क्या है, इस ग्रूव के अंदर छोटी बेसिस आएंगी यानी कि कम बॉन्ड्स वाली। अब अगर हम मेजर ग्रूव की बात करें तो मेजर ग्रूव में क्या होता है, मेजर ग्रूव के अंदर जो है वो दो किस्म की बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है, अलग किस्म की। और वो कौन सी होती है, उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है नाइट्रोजनस बेस जी और सी यानी कि गुआनिन और साइटोसिन मौजूद हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये बेस पेयर्स, इनके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इसकी वजह से जो दूसरी बेस पेयर आती है, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड मौजूद होंगे तो दूसरी बेस पेयर आएगी वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे होगी। इस डिस्टेंस की वजह से होने की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये मेजर ग्रूव है। इस तरह से जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये दो किस्म के ग्रूव जो हैं वो हमें हर टर्न में नजर आते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये जो डीएनए है ये रोटेट भी कर सकता है। और रोटेट किस तरह से कर सकता है कि पूरा जिस तरह से एक सर्कल घूमता है, सर्कल किस तरह से होता है अगर हम उसका देखें तो वो इस तरह से राउंडेड सा जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है। यानी कि यहाँ से अगर ये शुरू करेगा तो पूरा ये रोटेट करके यहाँ पे दोबारा इस पॉइंट पे आएगा। यानी कि पूरा 360 डिग्री जो है वो इसकी रोटेशन होती है। और इसकी वजह से डीएनए जो है वो रोटेट करता है। लेकिन रोटेट करने का हरगिज मतलब नहीं है कि ये इसके अंदर से जो इसका बॉन्ड है या जो इसकी सीक्वेंस होता है कि यहाँ पे ए है या यहाँ पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे ए होगा और फिर नीचे अगर यहाँ पे जी होगा फिर सी होगा, तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल उसी तरह रहता है। रोटेशन से ये सीक्वेंस जो है ये खराब नहीं होता। ये क्या है, ये पूरा जो इस किस्म की जो सिमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है और जो बॉन्ड्स हैं ये मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर, जो कि हमारे विरासती मादा है और हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। ये तो था वॉटसन एंड क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।